हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको गॉस लॉ का एक बहुत ही यूजफुल, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म सिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो जेईई एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। हालांकि इस वीडियो को वो सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिन्हें फिजिक्स पसंद है, फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। चूंकि गॉस लॉ क्लास 12 के सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए वर्तमान में क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या जो 12th पास आउट हो चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को समझ पाने में सक्षम होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम गॉस लॉ के इस नए फॉर्म को सीखना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, गॉस लॉ का फॉर्म जो बोर्ड पर फिलहाल आप देख रहे हैं यह आपको आता है, यह हम सब मानकर चल रहे हैं। क्लास 12 के शुरुआती चैप्टर्स में ही गॉस लॉ का यह फॉर्म स्टूडेंट्स को सिखा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। और अगर आपको गॉस लॉ का ये फॉर्म नहीं आता तो पहले आपको गॉस लॉ का ये फॉर्म सीखना चाहिए, तब कहीं जाकर के गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म जो आज मैं आपको सिखाऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएंगे। तो क्या है गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म? यह है गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म। गॉस लॉ का पहला फॉर्म, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। ये आपको ऑलरेडी आता है, जिसमें से ये जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू बताता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, and it is always equal to q in by epsilon. And what is q in? It is net charge enclosed by that closed surface. Okay, तो ये आपको ऑलरेडी आता है। डियर स्टूडेंट, गॉस लॉ का सेकेंड फॉर्म आपको पढ़ाऊं उससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन है ना, 100% क्वेश्चन गॉस लॉ के इस फॉर्म से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जेईई एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म भी आना चाहिए। हालांकि आप उस केस में भी शायद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन गॉस लॉ के फर्स्ट फॉर्म से कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म आता है तो सेम क्वेश्चन आप कम स्टेप में चुटकियों में कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म सीखेंगे और गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म ना केवल सीखेंगे बल्कि मैं एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा जिसे गॉस लॉ के पहले फॉर्म से भी सॉल्व करूंगा और गॉस लॉ के दूसरे फॉर्म से भी सॉल्व करूंगा। फिर कहीं जाकर के हम समझ पाएंगे कि गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए, ये गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। डियर स्टूडेंट, ये जो है इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस है, ये आपके लिए नया है, आपको शायद डाइवर्जेंस नहीं मालूम। डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस बेसिकली एक वेक्टर ऑपरेटर, इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। इट ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं डाइवर्जेंस, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं और वो आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। आते हैं, देखिए, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसे मैं लिख रहा हूं Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, और हमें डाइवर्जेंस निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो स्टूडेंट्स, इसे निकालते हैं डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ Ex प्लस डाउ बाई डाउ आई ऑफ Ey प्लस डाउ बाई डाउ z ऑफ Ez। ठीक है, तो ये आप बोर्ड पर जो देख रहे हैं ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया। बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे होंगे कि जो आई कैप के साथ में जो चीज मल्टीप्लाइड है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप के साथ में जो मल्टीप्लाइड है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के कैप के साथ में जो मल्टीप्लाइड है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, और सबको जोड़ देना है। और आई होप कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब पता होगा कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे
यहाँ पर अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, तो x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे, ओनली y वेरिएबल है और यहाँ पे ओनली z वेरिएबल है, यहाँ पर x और y को कांस्टेंट ट्रीट करा जाएगा। एक एग्जांपल भी डिस्कस कर देता हूँ। चलिए एग्जांपल में मान लीजिए मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी ले ली a और वो है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई जेड क्यूब के कैप। ओके, ये आपके सामने एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा, इट इज वेरी इजी, आई कैप के साथ में जो मल्टीप्लाइड है उसका पार्शियल डिफरेंस डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसका निकालेंगे डाउ बाई डाउ आई ऑफ जे कैप के साथ में जो मल्टीप्लाइड है क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के कैप के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है, डाउ बाई डाउ जेड ऑफ एक्स वाई जेड क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, ओनली y वेरिएबल होगा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का होगा 2y प्लस यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट की तरह और यहाँ पर हो जाएगा 3z स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड ए है। तो आई होप आपको डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता लग गया होगा, और अगर आपको डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अगर पता लग गया तो आप गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म यूज करना शुरू कर सकते हैं। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुई तो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, और अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई तो फिर उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करूंगा। आज बेसिकली मैं इस फॉर्म का यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ, और वो फॉर्म का यूज़ आप तुरंत करना शुरू कर सकते हैं अगर आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने आ गया। तो डाइवर्जेंस इस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक टफ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ली गई है इरोडो से। इरोडो का 3.51 क्वेश्चन है ये, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। द फील्ड पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल बताया जा रहा है, द फील्ड पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एज phi equal to minus x cube plus b where a and b are constants, find the distribution of space charge density rho। तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, इसे मैं v लिख देता हूँ, ठीक है। फाई इरोडो की बुक में जो पोटेंशियल है उसे फाई लिखा जाता है और हम लोग पोटेंशियल को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे v दिया हुआ है बच्चों, और v से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि क्वेश्चन को हम गॉस लॉ के पहले फॉर्म का यूज करते हुए भी सॉल्व करेंगे और दूसरे फॉर्म को भी यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और टोटल मेथड्स मैं यूज कर रहा हूँ 3, ठीक है। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप अपने आप महसूस कर लेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म क्यों है। और टोटल 3 मेथड्स में से जो पहले 2 मेथड्स होंगे उसमें गॉस लॉ का पहला फॉर्म यूज करा जाएगा और तीसरा मेथड गॉस लॉ का दूसरा फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना। ये मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस बना दी है और इसमें एक डिस्क ले रहे हैं हम लोग, और जो डिस्क है बच्चों वो पैरेलल टू वाई जेड है ना। ये डिस्क जैसा सरफेस दिया है, पैरेलल टू वाई जेड है और वो है ना एक्स डिस्टेंस लोकेटेड है। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज अगर पोटेंशियल है तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस डी बाई डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे ये मैंने डिस्क बनाया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो राइट साइड में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और स्टूडेंट एक और सरफेस ले रहे हैं आइडेंटिकल टू दिस, है ना, और वो यहाँ से dx डिस्टेंस आगे बनाया जा रहा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, ठीक है, और वो भी राइट में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मात्र x के डायरेक्शन में पॉइंटेड है, इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकल जाएगा। तो हमें एक सिलेंडर जैसा रीजन मिल रहा है बच्चों, जहाँ पे हम गॉस लॉ का पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक, ये dx बहुत छोटा है, ओके, क्लियरिटी के लिए आपको
अच्छी विजिबिलिटी हो इसलिए थोड़ा बड़ा बनाए हैं। dx ऑलमोस्ट 0 है, ये दोनों सरफेसेस टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को जानना है कितना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हम निकाल लेते हैं पहले। Ex इक्वल टू माइनस डाउ वी बाई डाउ एक्स, और इसे आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस v के फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 3ax²। तो यहाँ पर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पहले वाले डिस्क की, वहाँ पे 3ax² ही होगी, क्योंकि यहाँ पर का जो x है कितना है, x ही है, x कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वहाँ पर का x कोऑर्डिनेट है x प्लस dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगी 3ax प्लस dx का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax² प्लस dx का स्क्वायर प्लस 2x dx। इसमें से dx² को हम 0 मानेंगे बिकॉज dx इज ऑलमोस्ट 0, स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा, तो dx² को हम 0 मान ले रहे हैं। और यहाँ पे जो E2 है वो है 3x² प्लस 6ax dx। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब अगर हमें E1 और E2 की वैल्यू आ चुकी है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स जा रहा है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अंदर फ्लक्स जा रहा है, यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, एरिया इंटू E2, यहाँ से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स। तो भाई इतना फ्लक्स आ रहा है, इतना फ्लक्स जा रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना जा रहा है, तो फाई आउट माइनस फाई इन। तो आप देख सकते हैं फाई आउट माइनस फाई इन से इतना फ्लक्स जा रहा है। और आप और यहाँ से हम a की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, तो a इंटू E2 माइनस E1, और E2 और E1 ऑलरेडी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो E2 में से E1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3x² में से 3x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मात्र क्या बचेगा, 6ax dx। तो a इंटू 6ax dx, और ये किसकी वैल्यू है, नेट फ्लक्स की वैल्यू है, राइट, नेट फ्लक्स की, ध्यान रखिए ये नेट फ्लक्स की वैल्यू है 6ax इंटू dx इंटू a। अब इसको हम इक्वेट करेंगे q इन बाई एप्सिलॉन से, इसके अंदर जो चार्ज स्टोर्ड है अपॉन एप्सिलॉन, इट इज इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन। और q इन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर की चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dv है ना, रो इंटू dv, और dv को क्या लिखेंगे, a dx, एरिया इंटू dx, सिलेंडर का वॉल्यूम है वो a रो a इंटू dx। तो अगर आप नोटिस करें तो ये था नेट फ्लक्स और ये है q इन बाई एप्सिलॉन। dx से dx कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी 6 एप्सिलॉन ax। और ये इरेडो के क्वेश्चन का आंसर है। और लास्ट के 2 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, इसे आप मेथड नंबर 1 कह सकते हैं, जिसमें मैंने फाइनाइट इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन का यूज किया। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, जो कि गॉस लॉ के पहले फॉर्म पे ही बेस्ड है। ध्यान रखिए, इसमें भी बच्चों हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, है ना, लेकिन इस बार बड़ा सिलेंडर ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x तक। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 3ax², बिकॉज ये सिलेंडर ये जो डिस्क है वो x इक्वल टू x पर लोकेटेड है, और तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 3ax² राइट साइड में। तो अब अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर से तो कोई फ्लक्स आ नहीं रहा है, बस यहीं से फ्लक्स जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा E2 इंटू एरिया, और स्टूडेंट E2 की वैल्यू है 3ax² इंटू एरिया a, नेट फ्लक्स, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं q इन बाई एप्सिलॉन। अब इस q इन को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इस q इन को कैलकुलेट करने के लिए आपको, है ना, ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे x डिस्टेंस पे, है ना, एक डिस्क इमेजिन करेंगे और उससे थोड़ा सा आगे एक और डिस्क इमेजिन करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक इस तरीके से आप डिस्क इमेजिन कर रहे हैं और dx डिस्टेंस आगे एक और डिस्क इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे उससे जस्ट चिपकता हुआ, और यहाँ पे ये जो गैप है वो कितना है बताइए, dx, और ये एरिया कितना है बताइए, a, ठीक है। तो a इंटू dx, तो ये हो जाएगा dv। तो रो dv, ये जो वॉल्यूम बन रहा है ना, सिलेंडर छोटा सा पतला सा डिस्क जैसा जो बन रहा है, तो यहाँ पे रो इंटू dv करने पे यहाँ पर dq आएगा, और ऐसे सारे dq को इंटीग्रेट करोगे तो q इन आ जाएगा जो सिलेंडर के अंदर होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें 0 से लेकर के x तक इस तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, और मुझे लगता है कि इसे मैं डायग्राम से मिटा देता हूँ, ठीक है, हाँ। तो ये q इन बाई एप्सिलॉन जो है, ध्यान से सुनिए बोर्ड पे,
E2 इंटू एरिया, यहाँ से जाता हुआ फ्लक्स विच इज 3x स्क्वायर इंटू एरिया विच इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन, और क्यू इन क्या है ना, एप्सिलॉन तो खैर बाहर है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी 0 टू x, dv को लिखेंगे adx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टू x रो a इंटू dx। अब स्टूडेंट्स हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इट इज q नेट इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन, ये जो चीज़ लिखी हुई है वो q इन है, ये पूरा ये q इन बाई एप्सिलॉन। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन करने में कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट इज 6x स्क्वायर 6x इंटू a, और यहाँ पे रो अच्छा आप देखें अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन विथ इंटीग्रेटिंग एलिमेंट उड़ जाएगा, जीरो लोअर लिमिट है इसीलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रो a बाई एप्सिलॉन, a से a कैंसिल कर सकते हैं और एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको रो की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 6a एप्सिलॉन इंटू x। तो ये मेथड नंबर 2 है। और स्टूडेंट्स लास्ट के ही कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप ऐसा ना माने कि बहुत छोटा मेथड, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और फाइनल आंसर को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे, जिसे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। मेथड नंबर 3 आज का सिखाया हुआ मेथड रहेगा, और इस मेथड में बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है, कितनी है 3ax स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है, और हमें डेंसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन का यूज करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि मात्र x पे डिपेंड कर रही है और x के डायरेक्शन में ही है, तो इसका हो जाएगा डाउ बाई डाउ x ऑफ 3ax स्क्वायर, और आगे 0 प्लस 0 होगा, ध्यान दें क्यों 0 प्लस 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप या के कैप के डायरेक्शन में ही नहीं है, और ना ही वहां पर कोई y और z भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आगे 0 है, इट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, इसको आप चाहें तो ना भी लिखें, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 6ax इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों रो इक्वल टू आ जाएगा 6a एप्सिलॉन इंटू x। तो आपके सामने ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है, 1, 2, 3 और चौथे लाइन में आपका आंसर है चार्ज डेंसिटी का। तो सेम क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले एलिमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, इमेजिनेशन करना पड़ रहा है, फंक्शन को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है ना, या डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको गॉस लॉ का ये दूसरा फॉर्म आता है। तो मेरे ख्याल से आपको गॉस लॉ के सेकेंड फॉर्म की इंपॉर्टेंस शायद पता, हालांकि सेम क्वेश्चन को हमने गॉस लॉ के पहले फॉर्म से भी करके दिखाया और दो मेथड से करके दिखाया। अगर आपको ये नहीं आता था तभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हैं, लेकिन इस फॉर्म के आने से शायद कम स्टेप में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप इसको आप ऐसा नहीं मानिए कि हम जस्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, ओके। मैं इसका और कॉम्प्लेक्स वर्जन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा और वहाँ पे आपको और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप शायद समझ चुके होंगे कि गॉस लॉ का सेकेंड फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन गिवन है, और अगर आपको डेंसिटी का फंक्शन निकालना है तो गॉस लॉ का सेकेंड फॉर्म सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा, है ना। तो आप यूज़ कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, आप इसे यूज़ कर लीजिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखिए। मेथड 1 और मेथड 2 से शायद आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी। मैं डायरेक्टली मेथड नंबर 3 का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और लास्ट में आंसर मैच कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दी हुई है, मैं यूज़ कर रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। आप इसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, डाउ बाई डाउ एक्स ऑफ क्या 2xy जेड क्यूब प्लस डाउ बाई डाउ वाई ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डाउ बाई डाउ जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई
जेड स्क्वेयर और इट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मात्र x वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल गए, 2y z क्यूब और पार्शियल डिफरेंशिएशन x का विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है, देयर इज नो y, तो ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे 3x² y बाहर आ जाएंगी, 3x² y बाहर आ गया और z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, जिस इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। अगर आपको रो निकालना है तो रो की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन इनटू ये पूरा फंक्शन जो आया है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2y z क्यूब प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6x² yz। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द चार्ज डेंसिटी का फंक्शन। तो स्टूडेंट आप इमेजिनेशन कीजिए कि स्पेस में बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, एक्स वाई जेड अगर बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, तो आप चार्ज की डेंसिटी को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि इस तरीके से चार्ज की डेंसिटी हर लोकेशन पर कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आप चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।